तो इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, कहाँ से हो और आपका बैकग्राउंड जो भी है। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके चैनल पे बुलाने के लिए। एंड मेरा नाम हर्ष मालविया है, हर्ष शैलेश में मालविया। एंड मैं नेटिव गुजरात से हूँ, सूरत गुजरात से। हुँ, एंड मैंने अपना बेसिक स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से किया है। एंड हुँ। अभी मैं अपना इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहा हूँ। एंड अभी फोर्थ ईयर में हूँ। इंटीग्रेटेड एमएससी के टोटल 5 साल जो होते हैं उसके फोर्थ ईयर में हूँ। एसवी सूरत, जो एनआईटी सूरत के नाम से भी जाना जाता है। एनआईटी सूरत, तो वहाँ पे आपने क्लास 12 के बाद एडमिशन लिया था। हाँ सर, जेई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने। तो अभी करंटली आपका वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है इंटीग्रेटेड एमएससी वाला? नहीं सर, या अभी तो फोर्थ ईयर चल रहा है, अभी 1 साल और बाकी है। अच्छा, मतलब अगर आप किसी जगह पीएचडी में जाना चाहते हो तो 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ सर, वेट करना पड़ेगा अभी तो। अच्छा, अच्छा। तो ये अच्छा है, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट होते-होते आपका नेट निकल गया, ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। लोग एमएससी के बाद कोचिंग लेते फिर जाके निकलता है, तो इट्स अ गुड थिंग। आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि वो बीच में गैप वैप नहीं आएगा। ये तो सर वो एक्चुअली हाँ, बताइए। डेजर्टेशन एंड जो वो जो होता है, हुँ, फाइनल जो थीसिस राइटिंग जो होता है एमएससी के लिए, हुँ। उसके लिए टाइम मिल पाई, इसलिए सोचा कि पहले जल्दी से थोड़ा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो क्लियर कर लेता हूँ, ताकि उस पर भी ध्यान दे पाऊँ और थोड़ा माइंड सेट वो रिसर्च के ओरिएंटेड हो फिर तो आगे। आपको ये जीआरएफ एग्ज़ाम में बैठने का मतलब कब ध्यान में आया कि नेट देना चाहिए? मतलब कौन सा फिर सर ईयर में आपको लगा? कहाँ से पता चला आपको नेट के बारे में? एक्चुअली सर मैं जब यहाँ पे एनरोल किया, हुँ। जो 12th से, एक्चुअली मैं 12th से बताना चाहता कि हुँ, 12th हुँ, में हुँ। वो आईआईटी में जाने का वो सपना होता है सबका, जो 11th 12th में जो जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, हाँ। तो मेरा भी सपना था आईआईटी में जाने का, बट एनआईटी में हुआ, फिर यहीं पे फिजिक्स ले लिया। हाँ। एंड बट सेकंड ईयर में फिर चाहता था कि मुझे मतलब ऐसे कांस्टेंट ऐसे रहता था कि आईआईटी में नहीं जा पाया, आईआईटी में नहीं जा पाया। हुँ। बट फिर सेकंड ईयर में कहीं से ऐसे पता चला कि ऐसे गेट एंड नेट जैसे एग्जाम्स होते हैं, अच्छा। जो सीनियर्स हैं एंड जो फैकल्टीज है डिपार्टमेंट से, हाँ, उनसे ही हाँ। पता चला कि ऐसे एग्जाम्स होते हैं। एंड दूसरा कि मैं पीएचडी करना चाहता था, ये कंफर्म था क्योंकि मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था। बट मुझे क्लियर डायरेक्शन नहीं पता था, रोड मैप नहीं पता था मैं क्या करूँ। बट जैसे ही हुँ। मुझे सीएसआर नेट के बारे में पता चला कि, तो फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। एंड फिर तभी से मैंने सोचा कि मैं थर्ड ईयर से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद लगभग वहीं से शुरू कर दिया, तो लगभग आपका कितना एक्चुअली टाइम हो गया मतलब एक्चुअली प्रिपरेशन करते-करते? डेढ़ साल? नहीं सर, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने डेट भी लिखा हुआ है, आई थिंक 3 अगस्त 2023, 3 अगस्त 2023 को मैंने फर्स्ट लेक्चर जो है वो देखा था आपका, अच्छा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। हाँ, थर्सडे के दिन तब से अच्छा, स्टार्ट किया था बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन मेरा। मतलब ऐसा आप इतना नोट करके रखे हो। एक्चुअली ना, ये तो हमारे लाइफ में भी सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि चीज़ों को एक बार जब आप क्वांटिटिवली देखते हो कि आप क्या कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, ये सब चीज़ जब क्लियर रहता है ना, तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हो। यस तो सर। आप जैसे कि आपने बताया कि आप अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप कैसे स्टडी टाइम कैसा था आपका, मतलब नेट को और सेमिस्टर्स को कैसे आप मैनेज किए? एक्चुअली ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा डिफ़िकल्टी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम पॉजिटिव था पॉजिटिव पॉइंट था वैसे। बट कि फिर भी आपका ऐसा स्टडी रूटीन किस टाइप का था? ऐसे स्पेसिफिक स्टडी रूटीन बनाया नहीं था। मैं एक्चुअली हुँ, ये करता था कि डेली एंड वीकली जो है वो अपने गोल्स डिसाइड कर लेता था कि हुँ, इस दिन के खत्म होने से पहले मुझे ये करना है। अच्छा। फिर मैं कैसे भी करके वो अपना जो स्कूल जो सॉरी क्लासेस का जो शेड्यूल है, हुँ, जो हमारे कोर्स वर्क का जो शेड्यूल है, उसमें फिर एडजस्ट कर लेता था कैसे भी करके। तो मतलब एक वीक का शेड्यूल बना के रखता था, फिर मंथली शेड्यूल, ऐसे मेरे हर शेड्यूल हुआ करते थे। अच्छा, हम लोग मेन इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए। आपका इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बताना भूल गए कि आपका जेआरएफ में कितना रैंक हुआ है इस साल का, वो एक बार यस। आप बता दीजिए। हम लोग मेन पॉइंट शुरू में बोलना था, बट दैट्स ओके। तो एक्चुअली मेरा जेआरएफ में 82 रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक 82। जेआरएफ आपका सीएसआर या यूजीसी हुआ है? कौन सा? यूजीसी हुआ है सर, यूजीसी। यूजीसी। तो आपका मार्क्स के बारे में कुछ पता चला, कितना मार्क्स मिला आपको?
हाँ, मार्क्स था 95.86 समथिंग था, मतलब 96 के अराउंड मार्क्स थे मेरे। अच्छा, काफ़ी अच्छा मार्क्स है आपका। और 82 रैंक बहुत ही शानदार रैंक होता है, मतलब जीआरएफ गुड रैंक। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो आपको वो बहुत हेल्प किया। तो यस। आपने कौन सा सब्जेक्ट से शुरू किया था ये प्रिपरेशन? फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, क्योंकि हम्म। पैरेलली हमारे जो कोर्स वर्क में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो फिजिक्स है वो चल रहा था, दो हम्म। एंड मैथमेटिकल। तो ये जो साथ में सेमेस्टर में भी चल रहे थे, तो मैं सोचा कि साथ साथ में इसको कर लेता हूँ ताकि सेमेस्टर में जो उसमें भी बेनिफिट हो। तो आई थिंक ये मैं 3 में स्टार्ट किया था एक साथ। अच्छा, तो आप चीज़ों को कैसे कंपाइल कैसे करते थे? मतलब मान लीजिए आपने कोई लेक्चर देखा या कुछ पढ़ा, तो उसका नोट बनाते थे या फिर क्या हाँ करते सर, थे? नोट्स क्या बनाता था, अभी अप्रोच मेरे पास कैसा इसकी था? पीडीएफ्स भी है। क्योंकि जैसे ही मैं हाँ, हाँ, बताइए। जैसे ही मैं लेक्चर देखता था, साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाता था। हुँ, मुझे समझ आए ना आए, मतलब नोट्स तो बना ही लेता था। फिर बाद में जाके रिवाइज़ करूँगा तो इसी से ही रिवाइज़ करना है, मतलब पूरा प्रिपरेशन मेरा इसी बेसिस पे होगा। तो हुँ। नोट्स तो एकदम अच्छे से बनाना हो, मुझे लगता है कि कंपल्सरी होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए कि आपके खुद के नोट्स हो। आपके खुद हाँ, के जब हैंडराइटिंग में आप पढ़ते हो तो आपको खुद को अच्छा लगता है। अच्छा, तो तो खुद मैं के लेक्चर के साथ-साथ नोट करते रहता था। फिर उसको बार-बार आप रिवाइज़ करते थे? एक्चुअली सर, मैं नंबर बताना चाहूँगा आपको कि मैं पूरा जो सिलेबस है, पूरा हाँ, हाँ, जो 9 सब्जेक्ट्स हैं, वो हाँ। पूरे में 15 बार रिवाइज़ किया था। ओह माय गॉड! तो पूरा वही चीज़ है, रिवीजन इज़ द की। देखो, ये मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि आप मिनिमम रिसोर्सेस यूज़ कीजिए और मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, आपको बेस्ट आउटपुट लेने के लिए। तो ये वाला बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि आपने खुद से नोट बनाया, एक बार बन गया उसको आप बार बार रिवाइज करते गए। यस सर। और आई एम श्योर कि जब भी आप रिवाइज करते होंगे एक बार से दो बार, आपको नया नया इंसाइट मिलता होगा। हाँ हाँ, सर, श्योरली, मतलब वो तो होता ही था कि जब कुछ वैसे वापस वही शब्द पढ़ूँगा तो हाँ, कुछ अलग चीज़ आती थी। दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्लिक करा होगा कि शायद ये वाला एंगल भी है ना? मतलब फिर एक टाइम के बाद तो सैचुरेशन आ जाता था कि अब तो फिर उसमें कुछ नया नहीं सीखने मिलेगा। बट शुरू में जो 3, 4, 5 बार जब रिवीजन करते हैं, तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ अलग-अलग जो है वो आप समझ में आता था, जो तो हम आप लास्ट टाइम मिस कर गए। हाँ, तो आप कितने बार मतलब नेट में बैठे? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया? फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा सेल्फ डाउट वगैरह कुछ था, या फिर कॉन्फिडेंट थे आप? क्या लग रहा था आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट बैठने मैं से पूरा पहले? था। हुँ। कॉन्फिडेंट एकदम 100% श्योर था कि जो भी होगा क्लियर तो हो ही जाएगा। रैंक नहीं पता था, बट क्लियर तो हो ही जाएगा, वो मुझे पता था पहले ये से ही। मैं क्वेश्चन को थोड़ा-सा रिफ्रेम कर देता हूँ। यस। एग्ज़ाम से पहले आपका एक्सपेक्टेशंस क्या थे? और एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट दिखा तो मतलब रियलिटी में, मतलब उसमें वो क्या था? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या कुछ ज़्यादा अंतर था या फिर वैसा ही हुआ? मतलब रैंक में कह रहे हैं आप या फिर? हाँ, मतलब आप एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले कुछ तो सोचेंगे कि चलो मुझे इतने मार्क्स लाना है, इसके अंदर रैंक हाँ करना सर। है। और जब एक्चुअली रिज़ल्ट आया तो उसमें कैसा, कितना डिफरेंस था? मैं एक्चुअली चाहता था कि 50 के अंदर रैंक आ जाए मेरा। अच्छा। 50 के अंदर मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, बट एक जो क्वेश्चन था वो जो रैंडम वॉक वाला था, वो हुँ। क्वेश्चन वो अगर सही हो जाता तो शायद 50 के वो अंदर आता। थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल वो क्वेश्चन मुझे था अभी भी मतलब। लगता है कि वो मेरा सही होना चाहिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देखा वो क्वेश्चन हाँ, एक्चुअली। लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, हम लोग जैसे नॉर्मल समय पे करते हैं तब भी वो क्वेश्चन थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग था। एग्ज़ाम के टाइम उसको करना, वो थोड़ा-सा सच में चैलेंजिंग है वैसे। बट कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अभी जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, यस सर। तो ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन के बाद। आप ये आपका ऑल इंडिया रैंक 82 आया है, आप 50 के अंदर बोले थे, टारगेट किए थे। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग, जो उसका रैंक 50 हो रहा है, जिसका रैंक 80 हो रहा है या 90 हो रहा है, उनमें मतलब टैलेंट का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो तो इट बस जस्ट द एग्ज़ाम टाइम हाँ, पे। हाँ, वो 3 आवर्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हाँ, वही। मैंने अपना स्टोरी भी आपको शायद शेयर किया होगा, तो इस टाइप का चीज़ें
हो जाता है उस दिन आपके। थोड़ा सा लक भी फैक्टर करता है, हार्ड वर्क ऑलवेज मैटर बट लक भी थोड़ा सा फैक्ट करता है, बट दैट इज़ ओके। चलो अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि आप तो प्रिपरेशन को कोई रेफरेंस बुक्स या फिर कोई स्टडी मटेरियल आप ऐसा कुछ यूज किए तो जो बताना चाहते हो। मेनली तो मैं जो नोट्स बनाया था लेक्चर के दौरान, हम्म। मेन मेरा स्टडी मटेरियल जो भी था वही था, बट जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था उस पैरेलली जो मेरे कोर्स वर्क में चल रहा था, वो थोड़ा हम्म। बहुत क्लास से समझ आ जाता था। अगर कुछ समझ नहीं आया तो क्लास से समझ लेता था। एंड अगर फिर वहाँ से भी मिस हो गया तो क्वांटम के लिए ग्रिफिथ्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए जो ग्रिफिथ्स है, बस वही हम्म। मैं देखा हूँ और कोई रेफरेंस बुक नहीं मैं फॉलो किया। अच्छा, अगर एक एक रेफरेंस बुक की बात करें, टेक्स्ट बुक अगर मैं बोलूँ यस सर। हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे जनरली मैथमेटिकल मेथड्स के लोग एच के दास का नाम लेते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए ग्रिफिथ्स का नाम लेते हैं। ग्रिफिथ्स। तो आप ऐसा कुछ बताना चाहोगे हर सब्जेक्ट के लिए आपका मतलब कोई फेवरेट सब्जेक्ट या फिर जो आपने पढ़ा होगा कोई टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक नहीं सर, जैसे मतलब कोई मैथमेटिकल मेथड्स के लिए ऐसे। मैथमेटिकल सर जो हम्म, मैं आपसे पढ़ा था, सही बोल रहा हूँ, वो एकदम इनफ था। हाँ। आपकी जो नोट्स थे एकदम मोर देन इनफ थे, और अच्छा, नहीं थी। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप ने टेक्स्ट बुक में उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया टेक्स्ट बुक पढ़ने में। नहीं नहीं, नो सर। हाँ, और मुझे ये। जहाँ पे अच्छा लग रहा था कि मैं इन डेप्थ सीखना चाहता हूँ, वहाँ पे बस मैं देखा। जैसे हाँ। क्वांटम है, क्वांटम मुझे अच्छा लगता था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसके लिए ग्रिफिथ्स देखा। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है तो उसके लिए बस। यही सिंपल चीज़ स्टूडेंट नहीं समझते, वो उसको लगता है नेट का प्रिपेयर कर रहा हूँ मतलब सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो नहीं वैसा सर। होता नहीं है, आपको कम टाइम में अगर करना है तो जितना सिलेबस में है उतना पढ़िए, उस ट्रिक को सीखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखिए, फिर एग्जाम में जाइए, फिर देखिए कैसे जादू होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिसगाइडेड होते हैं कि बहुत ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में रहते हैं, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो मेन तो फोकस मुझे लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्वेश्चन सॉल्व करने को ही देना चाहिए। आप क्या बोलते हो। Yes, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम तेज चार सोल्व करके दे तो हम कौन सी पता नहीं पाए। तो ओरिएंटेड तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। चलो अभी ठीक है। यस। आवाज़ आ रहा है मेरा। हाँ सर, आ रहा है। हाँ। अब एक चीज़ बताइए कि आपने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या यूज किया था, कोई टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट या फिर क्या। हाँ यस सर, मैंने पहले तो जो जब सिलेबस मेरा खत्म हुआ, 6 मंथ हम्म। मैंने लगाया पूरा सिलेबस खत्म करने में। हम्म। एंड उसके बाद मैं पीवाईक्यूज के लिए गया कि पीवाईक्यूज पहले कर लेता हूँ। फिर पीवाईक्यूज में मैं हर दिन 5 घंटा पीवाईक्यूज सॉल्व करता था। 3 महीने के लिए मैंने हर दिन 5 घंटा निकाला पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए। एंड उसमें जब मैं पीवाईक्यूज सॉल्व करता हूँ तो आंसर जल्दी नहीं दिखता था, तो वो हम्म। आराम से सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ आंसर आ रहा है। थोड़ा टाइम लगता था बट ट्राई करता था कि आंसर आए। बट अगर फिर नहीं आता तो फिर लास्ट में जो है सॉल्यूशन की तरफ जाता था। तो यस पीवाईक्यूज यस। के दौरान ही बहुत सारे मेरे डाउट्स जो है वो सारे क्लियर हो गए थे हाँ पीवाईक्यूज के। हाँ हाँ। ये एक्चुअली सही अप्रोच है, मतलब आप ये कुछ का पहले ही सॉल्यूशन देख लो तो वो करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितना लगाए थे। मॉक टेस्ट जैसे ही वो 3 महीना खत्म हुआ, पहले 6 मंथ मैंने हम्म। सिलेबस खत्म किया, बाद के 3 मंथ्स पीवाईक्यूज। एंड फिर 3 मंथ्स जो है, फिर मैं सोचा कि अब सिलेबस खत्म हो गया, सब कुछ पीवाईक्यूज खत्म हो गए। अब हम्म। मैंने सोचा कि जो है टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहिए। तो टेस्ट हम्म। सीरीज मैंने फिजिक्स सबका ही टेस्ट सीरीज लिया था। हम्म। एंड अभी वापस में अभी जो दिसंबर के लिए देने जा रहा हूँ, अभी भी आपका ही लिया हूँ टेस्ट सीरीज में। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे तो एंड मैंने मैंने आई थिंक 10 टेस्ट अपलोड किया था फुल लेंथ। तो कितना लगभग कर पाए थे 10 में से। इससे पहले तो मैं रिवीजन ठीक से करने के लिए मैं जो सिंगल यूनिट टेस्ट है वहीं से स्टार्ट हम्म। किया था। अच्छा। तो पहले एक दिन मैं पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ा, फिर शाम को 6 बजे तक पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सुबह 8:30 से लेकर 12:30 पढ़ा, फिर 2 से हम्म। लेकर 6 तक पढ़ा। एंड पूरा हम्म। सिलेबस खत्म करके फिर 6 बजे टेस्ट दे दिया। छोटा सा हम्म। टेस्ट होता था, मतलब 10 क्वेश्चंस होते थे। तो हाँ हाँ वैसे वैसे हाँ। करके पहले सिंगल यूनिट टेस्ट खत्म किया, अच्छा। फिर डबल यूनिट टेस्ट खत्म किया, हाँ, बाई फिर यूनिट ट्राई यूनिट टेस्ट। टेस्ट, हाँ फिर जो हाफ यूनिट टेस्ट, वैसे करके हाँ। पहले मैंने ये सब खत्म किया। पर अच्छा। फिर मैं जब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ठीक से आ गया कि अब मैं फुल लेंथ के लिए जा सकता हूँ, हाँ। तभी मैं फुल लेंथ के लिए गया। अच्छा।
तो फुल यस सर। लेंथ में आपका मतलब मार्क्स ठीक ठाक आता था? हाँ सर, मेरे जितने भी फुल लेंथ थे इसमें सब में मेरे 100 के ऊपर आए थे एक्चुअली, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि 100 के अब हाँ वो आ ही जाएंगे। बट हाँ, वो इसलिए मार्क्स भी स्टिल वो एक लगभग क्वेश्चन। उसी उसी ऑर्डर में आए हैं मार्क्स भी। यस। एक्चुअली वही होता है, मतलब आप अगर टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 100 या 100 के आसपास आने लगे ना, तो आप समझ जाओ कि आपका जेआरएफ हो चुका है। हाँ सर, ऐसा तो समझ आ है। जाता है। अच्छा, तो एक और चीज़ आप बताओ कि जैसे एग्ज़ाम के लगभग एक हफ्ता पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। तो आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ था या फिर क्या हुआ था? एंग्जाइटी बहुत होता था, बहुत हाँ डर लगता था, क्योंकि हाँ। मतलब मैं जो एज में दे रहा हूँ एग्जाम, उस एज हम्म। में आईआईटी जेम देते हैं। एंड अच्छा। मैं सबसे छोटा, मतलब ऐसा लगता है कि पीएचडी वाले भी देंगे इसमें, हम्म। फिर प्लस एमएससी वाले। तो वो थोड़ा डर तो लग रहा था। बट हाँ। मैं चलने के लिए जाता था, वॉक पे जाता था, उससे थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी थोड़ा कम रहता था। हम्म। बट मैं जो रिवीजन था मेरा, वो हम्म। इतना बार था कि मैं सोचा इतना तो कोई नहीं कर सकता, तो मतलब मैं तो थोड़ा आगे हूँ। तो वो थोड़ा डर नहीं था, तो थोड़ा डर कम हो गया। थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था, क्योंकि 15 बार रिवीजन कर लिया है, सब कुछ याद हो हाँ गया था मुझे, हाँ। सारे फॉर्मूलाज याद हो गए थे। एंड मैं ट्राई करता था कि एक सिटिंग में फॉर्मूला याद ना करूं, हम्म। कि जो भी बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, तो मैं ट्राई करता था कि ठीक है याद हो रहा है तो ठीक है, वरना दूसरी बार तो देखना ही है, तो मुझे वो रहता था कि अभी नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। तो वैसे वैसे करके बहुत सारी बार जो रिवीजन किया, उसमें फिर जो है सब कुछ मुझे याद हो गया था। यहाँ पे मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ, जैसे ये तो मुझे अभी पता चला, आपने बोला कि आपका ये जीआरएफ क्रैक करने के पीछे मेन, आई थिंक अगर मैं बोलूँगा जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका रिवीजन है ना। यस आपने सर। जो 15 बार रिवीजन किया है, मतलब ये तो उतना क्या बोलते हैं उसको, इजी टास्क नहीं है। नहीं, बट बिल्कुल नहीं था। आपने किया है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। सर बहुत मतलब डर डर तो बहुत मतलब फिर जो revision कर रहे थे, उसमें मैं याद हो गया, उसकी वजह से कीप अप कर भूलना था, याद कर रहा, मतलब पढ़ रहा था सब कुछ चीजें। तो लास्ट में हम्म। फिर थोड़ा बोर्ड भी हो गया था, मतलब एक चीज बार बार पढ़ रहा हूँ, बट फिर एग्जाम क्लियर करना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये तो है। और आप क्या अकेले प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आपके साथ में कोई दोस्त वोस्त भी थे, मतलब क्लासमेट्स या फिर कोई सीनियर जूनियर, इन लोगों के साथ भी टच में रहते थे या फिर अकेला ही प्रिपेयर क्लास करते में थे? तो मैं अकेला नहीं था, फॉर्म भरे थे, बट जो मैंने प्रिपरेशन किया, जिस हम्म। हिसाब से उतना कोई सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहा था, दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे थे इसलिए। हाँ, जैसे दोस्तों से टच रहता है कि तूने क्या पढ़ा, कहाँ तक पहुँचा तेरा प्रिपरेशन, ऐसा ऐसा? मेरा कोई नहीं था, बट आपके हाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हाँ। एक सीनियर है, अच्छा साहिन मंसूरी साहिन करके एक दीदी अच्छा थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, आई तो नो है। हाँ, तो उनसे मैं बात करने लगा फिर, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया कि जब मुझे ऐसा लगता था कि बात करने के लिए, क्योंकि वही थे जिनको मैं जानता था कि जो नेट देने वाले आगे, जो जुलाई अटेम्प्टेड, हाँ बाकी हाँ और कोई हाँ। था नहीं। तो मैं उनसे बात करता था ज़्यादा। हाँ, सी इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो यस सर। अच्छा है। तो आप एग्ज़ाम डे के बारे में बताइए, मतलब एग्ज़ाम आपका कौन सा दिन हुआ था? मुझे जुलाई में हुआ था ना? हाँ सर, 25 जुलाई आई थिंक। तो आपका सेंटर तो गुजरात में, सूरत में ही पड़ा होगा? एक्चुअली सूरत, मेरा फ्रेंड है, उसका सेंटर हम मेरे घर के पास दिया था, एंड मेरा सेंटर उसके, मतलब दोनों का घर ऐसे 40-50 किलोमीटर दूर है। तो आप एक दिन पहले चले गए थे या फिर मुझे एग्ज़ाम के? एक दिन पहले जाना पड़ा, एंड वहाँ पे हाँ फिर एक मंदिर है, वहीं पे रुक गया था मैं। हाँ, ये वाला फिर क्वेश्चन मैंने आपको इंटेंशनली पूछा क्योंकि जो आप आगे वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग एक दिन पहले पहुँच जाइए, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा फीडबैक आया है कि वो लोग ओवरनाइट जर्नी करके एग्ज़ाम हॉल पहुँचे, अब एग्ज़ाम के दिन उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं। अच्छे प्रिपरेशन के अलावा। तो ये वाला बहुत चीज़ मैटर करता है। तो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम के दिन का कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हो, कैसे कहाँ से क्या शुरू किया, कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? यस सर। तो हुँ। मतलब घर से बहुत दूर सेंटर था, उस वक्त बहुत बारिश थी, तो मैं एक दिन पहले निकल गया था। हुँ, हुँ, तो हुँ।
उसके आसपास में एक मंदिर है, वहाँ पे रह लिया था। फिर सुबह में वहाँ पे पहुंचा। थोड़ा हम्म। डर था, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, हाँ तो तो हो गए। हाँ थोड़ा डर था वगैरह। बट मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने उसमें अपना हम्म। एक फिक्स पैटर्न बना लिया था कि हम्म। कौन से पार्ट को मैं पहले टारगेट करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं क्या करता था कि फर्स्ट हाफ एन आवर पार्ट ए टारगेट करना है। हम्म। थोड़ा अगर ऐसा लगे कि एक दो क्वेश्चन और हो सकते थे, और हो हम्म। सकते तो मैं 5-10 मिनट और लूंगा, बट ज्यादा नहीं। 30 उसके मिनट्स बाद रखे थे। हाँ 30 to 40 मिनट, हम्म। थोड़ा फ्लेक्सिबल। हाँ, बट फिर सीधा सीधा मैं पार्ट बी की जगह पार्ट सी में चला जाता था। ये अच्छा। मैंने पैटर्न बनाया था जो मुझे अच्छा लगा। मतलब ये आपको तभी पता चलेगा जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो तो है वो एग्जाम देते के हैं। दिन भी आपने वही सेम स्ट्रेटेजी रखा? हाँ सर, एग्जाम के दिन कुछ नया नहीं करना है, जो आप सारे जो मॉक टेस्ट दिए वही करना है। अच्छा, तो तो आपका वो क्या हुआ था, पार्ट ये बन गया था उस टाइम, उस दिन? पार्ट ए ठीक ठाक बन गया था। फिर पार्ट सी हम्म। में चला गया। अच्छा। एंड पार्ट सी में मैं करता गया, क्वेश्चन हो रहे थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। जो मतलब जैसे मैं कुछ नया नहीं था, जो मैं हम्म। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया हूँ सेम उसी की तरह थोड़ा लग रहा था। अच्छा। एंड फिर मैं करता गया क्वेश्चंस। एंड उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मुझे आ रहा है। हम्म। एंड मैं करने बैठा, तो थोड़ा टाइम जा रहा है, हाँ थोड़ा वैसा। ज़्यादा टाइम चला गया। एंड मैं सोचा कि इसको ईगो पे नहीं लेना है, जल्दी छोड़ देता हूँ। यस ऐसा यस। क्वेश्चन था कि थोड़ा और टाइम दूंगा तो हो ही जाएगा, बट मैंने हम्म। तुरंत ही छोड़ दिया वो। अगर ये लालच में गया तो फिर और हाँ, क्वेश्चन है वो ज़्यादा ईगो छूट को जाएंगे। साइड रखो। हाँ, तो तो उसके फिर बाद, पार्ट, हाँ, हाँ उसके बाद आपने, पार्ट सी किया मैं। हम्म। एंड फिर पार्ट बी पे गया। अच्छा। एंड मतलब मैं क्या समझता हूँ कि जो लास्ट मिनट्स है ना, 5 से 10 मिनट, हम्म। उसमें हम इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि पार्ट सी के क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हाँ क्योंकि उसमें मुश्किल थोड़ा है। सा, हाँ हम्म। थोड़ा ज़्यादा काम एंड जो वो माइंड है वो चाहिए रहता है उसमें। तो हम्म। वो बीच के जो आपके 3 आवर्स है, उसमें बीच वाले आवर्स पार्ट सी में जाने चाहिए। एंड अच्छा। पार्ट बी में जो लास्ट वाले आवर है थोड़ा हड़बड़ी में है, बट वो हो जाएंगे क्वेश्चन। हम्म। पार्ट सी में एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, तो वो तो बहुत ही भारी पड़ जाता है। हाँ तो सर। उसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। तो पार्ट सी में आप कितना कर पाए थे? पार्ट कितना? सी में अराउंड आई थिंक 10-15 जितने क्वेश्चन कर लिया था, बट दस आई पंद्रह थिंक, क्वेश्चन हाँ हाँ। बट रॉन्ग भी हो गए कुछ, तो इसलिए हाँ नेगेटिव में ज़्यादा चला गया फिर। हाँ। अब पार्ट सी से आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रॉन्ग तो होगा ही एक दो। रॉन्ग, हाँ वो रिस्क है थोड़ा। हाँ रिस्की मतलब तो क्या, है। बट ज़्यादा क्वेश्चन करने के फ़ायदा भी है कि वो थोड़ा सा नलीफाई भी हो जाता है। हाँ सर। बट दो दो तक, एक या दो मिस्टेक तक बियरेबल है, उसके बाद भी अगर होने लगा तब तो मतलब मुश्किल है उभरना। हम्म। ठीक है, तो अभी तो आपका नेट जेआरएफ हो गया था। अभी तो फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अभी तो आपको एमएससी कंप्लीट करना है सबसे पहले एकदम। अभी मैं एमएससी के फर्स्ट ईयर में हूँ टेक्निकली। अभी तो मेरा फर्स्ट हाँ। ईयर ही चल रहा है। एंड अभी जो दिसंबर आ रहा है मैं वापस देने का सोच अच्छा, रहा हूँ। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप? हाँ फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब आपका अभी भी 1.5 साल लगेगा? हाँ 1.5 साल और। ओके, तो आपका ऐसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन टारगेट है कि यहाँ पे मुझे जाना है फाइनली? हाँ टारगेट तो आईआईसी है वैसे। आईआईसी बैंगलोर? यस सर, बेंगलोर। तो अभी आप कौन सा टॉपिक पे डिसर्टेशन या फिर मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है? अभी मैं सोच रहा हूँ कि सोलर सेल एंड जो मटेरियल साइंस है, मतलब कंडेंस मैटर फिजिक्स है, उस साइड जाना चाहता हूँ। अच्छा, मटेरियल साइंस एंड एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स। यस सर। अच्छा चॉइस है। अब देखो 1.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है, आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। हाँ हो तो सकता है। खुद को बाउंड मत करो। देखो 1.5 साल में आपको अगर किसी और जगह पे इंटरेस्ट आ जाता है तो यू कैन इजीली स्विच। बट आईआईसी बैंगलोर इज ऑब्वियसली अ गुड चॉइस। बेस्ट इन द कंट्री बोल सकते हैं रिसर्च के मामले में। हम्म। अभी और कुछ कुछ चीज़ है, तो आप बस पढ़ते रहते थे या फिर कुछ रिलैक्सेशन का भी कुछ करते थे? मतलब कहीं पे घूमना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ चिल करना है क्या? हाँ, जो मतलब मैं लास्ट दिसंबर से अभी तक हम्म। आज तक 190 मूवीज देखा हूँ एक्चुअली। लिस्ट बना रखा है पूरा मैंने। अच्छा। तो हाँ, मैं रात को मूवी देख लेता था, पूरा दिन पढ़ रहा हूँ तो रात को एक मूवी देख लेता था ऐसा। एंड फिर वॉक पे चला जाऊंगा कभी। एंड थोड़ा मुझे कविता लिखने का शौक है, तो कभी कविता लिख लेता था। बस यही कुछ तो चीज़ें थी उसमें। गुजराती में कविता लिखते हो आप या फिर? नहीं, हिंदी में भी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। एंड गुजराती में भी लिखता हूँ। मैंने मतलब सारे जो फील करता था ना जो एग्जाम के दौरान, उसके रिलेटेड भी मैंने कुछ कविताएं लिखी है। मतलब वो डॉक्यूमेंट हो गया मेरा कि उस टाइम पे जो फील कर रहा था, उसके रिलेटेड भी मैंने कविताएं लिखी है। आप बेसिकली स्टूडियस टाइप के हो, मतलब उतना घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट उतना आपको? नहीं एंटरटेनमेंट कहा ना आपको, मतलब 190 मूवीज तो बहुत ज्यादा है वैसे।
समझ गया, समझ गया। तो हम लोगों का इंटरव्यू लगभग ख़त्म होने को आया है। तो लास्ट दो चीज़ें मैं आप लोग आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी नेक्स्ट वाला जो अभी दिसंबर वाला एग्ज़ाम आने वाला है, मे बी इन यस सर। 1.5 मंथ से 2 मंथ में हो जाएगा। तो जो एक एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आपका क्या सजेशन या फिर कुछ प्रिकॉशन या जो भी आप बताना चाहो, इस 2 पॉइंट या फिर ये? अगर उनका प्रिपरेशन ऐसा है कि बहुत मतलब ठीक हो गया है, तो भी हुँ। उनको सीधा जो पीवाईक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ अगर हो गए, तो पहले तो पीवाईक्यूज़ मेन करना है, पीवाईक्यूज़ हो गए तो फिर मॉक टेस्ट के लिए जाना चाहिए उनको। मॉक हाँ, टेस्ट से अभी आइडिया आता है। अभी तो अक्टूबर मिड होने को आया, मतलब अभी तो प्रैक्टिस शुरू करना ही पड़ेगा, हाँ सर, क्योंकि नवंबर डेफ़िनेटली दिसंबर है, मतलब अभी से मॉक टेस्ट वगैरह शुरू करना ही पड़ेगा। शुरू कर देना चाहिए। तो वही बेस्ट चीज़ है ना यस सर। अभी उस। तो पीवाई को क्या सारे करने की ज़रूरत है या फिर 5-6 साल का करने से हो जाएगा, क्या लगता है? अभी वो समय की बात है किसके पास कितना समय है। मेरे पास बहुत ज़्यादा था तो मैंने तो सारे ही कर लिए थे। हाँ, 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 आपका केस तो अलग है। नहीं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट एमएससी सेमेस्टर 1 से भी अभी भी दे रहे होंगे। तो ये पर्सनल कैपेसिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा करने के चक्कर में क्वालिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। यस आपका जितना करने का क्षमता है उतना करिए, है ना? यस सर। तो हम लोग इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई थैंक यू विश सर। यू ऑल द बेस्ट। आप सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ले आइए और होपफुली फ्यूचर आप आईएससी में जा पाएँ, यही थैंक यू सर। उम्मीद रहेगी हम लोगों का। और सर आपने भी बहुत हेल्प किया है क्योंकि जो मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मैं एक्चुअली मेरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं एकदम ग्रे एरिया में था कि हुँ, जस्ट मेरा बीएससी खत्म हुआ है एंड रिजल्ट अभी आया नहीं था एंड उसी के दौरान जो लास्ट डेट है वो भी आ गया था सीएसआर का। मुझे पता नहीं था कि वो दे पाऊंगा या नहीं, तो एग्जाम का टेंशन तो अलग, ये टेंशन और चढ़ गया था कि मैं दे भी पाऊंगा या नहीं। तो मैंने आपको भी पूछा था उस टाइम पे, और भी जो सीनियर थे मैंने उनको भी पूछा था। तो फिर हुँ। वो फिर हो गया था एंड होपफुली मैं दे पाया एग्जाम एंड रैंक भी आ गया। ठीक है, अभी तो बहुत लंबा जर्नी बाकी है, तो बस एक शुरुआत है, आगे बहुत सारे कठिनाई आएँगी। आप उसको डट के मुकाबला करिए आप, और हम लोगों की तरफ से जो भी पॉसिबल होगा इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इंटरव्यू और जो भी है, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। ओके? तो थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग विद अस।